सेटअप के द्वारा उनको मॉनिटर किया जा रहा है। ऑन एन एवरेज हमारे देश में पिछले एक हफ्ते से 8,800 के करीब केसेस प्रति रोज देश में नोट किए जा रहे हैं। ओवरऑल लास्ट वीक की अगर हम केस पॉजिटिविटी देखें तो पाते हैं वह घटते घटते अराउंड 0.89% के करीब है। अगर हम पिछले 24 घंटे का डेटा एनालाइज करें तो पाते हैं कि देश में 9,765 केसेस नोट किए गए हैं और पिछले एक महीने में कंसिस्टेंटली इस नंबर में एक बहुत अधिक तो नहीं लेकिन कमी नोट की गई है। जहां 11,000 केसेस हमारे 1 नवंबर को नोट हुए थे, अब वह संख्या घटकर 9,765 के करीब रह गई है। इस सिचुएशन में अगर हम इसको फर्दर डेटा को एनालाइज करें तो जैसे इससे पहले भी नोट किया गया है कि इतने बड़े देश में केस की ट्रेजेक्ट्री का जो स्वरूप है वह डिफरेंट प्रांतों में डिफरेंट तरीके से पाया गया है। तो उस समय में देखें तो अगर हम देखें स्टेट में जो एक्टिव केसेस आज हैं तो 10,000 से अधिक एक्टिव केसेस वाली हमारे देश में दो स्टेट हैं, वह केरला और महाराष्ट्र हैं, जिसमें 44,000 केसेस एक्टिव केसेस की श्रृंखला में हमारे केरला में है और महाराष्ट्र से 11,000 केसेस हैं। यानी कि यह दो स्टेट ही हम एनालाइज करें तो पाते हैं करीब 55% केसेस जो देश के एक्टिव केसेस है वह इन दो स्टेट से आते हैं। उसके साथ ही 9 स्टेट ऐसी हैं जहां पर कि 1,000 से अधिक और 10,000 से कम एक्टिव केसेस हैं और जिसमें भी मुख्यतः तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और कर्नाटक में अधिक संख्या में एक्टिव केसेस पाए जा रहे हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं कि अगर हम देश की केस पॉजिटिविटी जो कि एक पीक के समय में 20% के करीब नोट की गई थी, वह धीरे धीरे घटते हुए अब पिछले 2 माह से 2% से भी कम है और अगर हम इस हफ्ते का देखें तो वह 0.9% के करीब है। लेकिन जैसे इससे पहले भी हमने आपसे कहा है कि जहां एक स्थाई पर देश में 0.9% ओवरऑल केस पॉजिटिविटी है, फिर भी इन्फेक्शन के स्प्रेड को देखते हुए उसको समझने के लिए उसको अगर हम देखें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अभी भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स और कुछ स्टेट्स हमारे लिए कॉज ऑफ कंसर्न बने हुए हैं और जिसके लिए हम उस स्टेट और डिस्ट्रिक्ट से बात करते रहते हैं। जिसमें मुख्यतः अगर हम देखें कि 18 जिले आज भी देश में ऐसे हैं जहां पर की वीकली पॉजिटिविटी 5 से 10% के बीच में है, जिसमें मुख्यतः केरला के 9 जिले हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल, लद्दाख, मणिपुर, पुडुचेरी, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल से एक जिले हैं जहां पर कि 5 से 10% के बीच में केस पॉजिटिविटी नोट की जा रही है। इससे भी अधिक संख्या में अगर हम देखें ऐसे भी कुछ जिले हैं, 15 जिले देश में, जहां पर कि केस पॉजिटिविटी यानी कि इन्फेक्शन का स्प्रेड 10% से भी ज्यादा है और जिसमें मुख्यतः मिजोरम जहां की करीब 9 जिले हैं, केरला 4 जिले हैं और अरुणाचल प्रदेश, यह ऐसी 3 स्टेट हैं जहां पर कि अभी भी 10% से अधिक कुछ जिलों में हमने केस पॉजिटिविटी को नोट किया है। हम इन स्टेट से डिस्कस करते रहते हैं। हमारा एफर्ट है कि हम टेस्टिंग की संख्या बढ़ाएं और इन्फेक्शन को जल्दी से जल्दी पकड़ सके ताकि हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के द्वारा उस पर्टिकुलर इन्फेक्शन को कंट्रोल को वहीं पर रोक सकें। इसी के साथ ही हम आपको अवगत करना चाहेंगे, देश ने कोविड के वैक्सीनेशन कवरेज में नए आयाम स्थापित किए हैं। आप सबको अवगत है कि हमने कुछ ही समय पहले 100 करोड़ डोजेज एडमिनिस्ट्रेशन देश में किया था और अब वह संख्या बढ़ते बढ़ते अगर हम देखें तो 125 करोड़ से अधिक देश में अभी तक हम डोजेज डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, एडमिनिस्टर कर चुके हैं, जिसमें मुख्यतः फर्स्ट डोज में 79.16 करोड़ डोजेज कवर हुई है, जिसके द्वारा देश की 84.3% एडल्ट पॉपुलेशन को हम फर्स्ट डोज कवरेज में कवर कर चुके हैं। इसी के साथ ही सेकेंड डोज कवरेज के अंतर्गत 45.92 करोड़ डोजेज देते हुए हमने देश की 49% ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन को फुल वैक्सीनेशन कवरेज के द्वारा कवर करने का आयाम स्थापित किया है। इसके लिए मुख्यतः एफर्ट्स हमारे रिसर्चर्स, हमारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, हमारी स्टेट्स में काम करने वाला हर वह कर्मचारी जिसने इस काम को कंट्रीब्यूट करने में पिछले ऑलमोस्ट 1 साल से अपने कंटिन्यूअस एफर्ट्स के द्वारा यह पर्टिकुलर उपलब्धि हासिल की है। इसी के साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे, जहां हमने शुरू में जनवरी माह में अपनी वैक्सीनेशन को स्टार्ट किया था, वह धीरे धीरे बढ़ते हुए जहां मई के माह में हम लोग अराउंड 19 लाख डोजेज प्रति रोज कर रहे थे, वह बढ़ते बढ़ते अब हम नवंबर के माह में हमने 59.32 लाख डोजेज प्रति रोज के स्तर से हमने कार्य कर डोजेज एडमिनिस्टर देश में की हैं और पिछले माह में ही 17.29 करोड़ डोजेज देश में एडमिनिस्टर हुई हैं। इसी के साथ ही एक और एफर्ट देश में किया गया जब यह देखा गया
कि अभी भी कुछ प्रांत ऐसे हैं जहां पर फर्स्ट डोज कवरेज को बढ़ाने की आवश्यकता है, और साथ ही कुछ ऐसे लोग हैं जिनको फर्स्ट डोज लग चुकी है लेकिन जिनको सेकंड डोज दी हुई है और उनको कवर करना है। तो देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश अनुसार उनके आह्वान के चलते हुए हमने घर घर दस्तक एक टीकाकरण अभियान देश में स्टेट्स के साथ मिलकर शुरू किया, जिसके अंतर्गत हमारा मुख्य प्रयत्न अवेयरनेस क्रिएशन, मोबिलाइजेशन ऑफ पीपल और साथ में इंश्योर करना कि उनको जो फर्स्ट डोज के ड्यू हैं उनको हम एलिजिबल लोगों को फर्स्ट डोज दें, और जो सेकंड डोज जिनको ड्यू है उनको सेकंड डोज देते हुए, और यह कार्य भी जो हमारे फील्ड कर्मचारी हैं उन्होंने घर घर जाकर उसको कार्य को किया है। इसी के अंतर्गत इसी एफर्ट्स के चलते हमने देखा है कि पिछले एक माह में देश में फर्स्ट डोज का कवरेज करीब 5.9% के करीब बढ़ा है, जिसमें कि जैसे अगर हम इंडिया में देखें जहां वह 78.1% था, वह 5.9% हमने उसको ओवरऑल देश में बढ़ते देखा। इसी तरह उत्तर प्रदेश में फर्स्ट डोज कवरेज का इंक्रीज 8.7% नोट किया गया, वेस्ट बंगाल में 7.7, छत्तीसगढ़ में 7.7% नोट किया गया, तेलंगाना में 7.5% ग्रोथ इन द फर्स्ट डोज कवरेज नोट की गई है, महाराष्ट्र में 6.8 और तमिलनाडु में 6.8% फर्स्ट डोज कवरेज में वृद्धि नोट की गई है। साथ ही इस कार्यक्रम के चलते हमने ओवरऑल देश में 11.7% सेकेंड डोज कवरेज में भी इंक्रीज नोट किया है, जिसमें मुख्यतः 28.7% इंक्रीज इन हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश में 25.1% इंक्रीज नोट किया गया, अंडमान निकोबार आइलैंड में 18.5%, जम्मू कश्मीर में 17.6%, गुजरात में 16.9%, और इसी तरह हर स्टेट में कंटिन्यूअस बेसिस पर एफर्ट किए गए। इसके द्वारा हमने फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज कवरेज को अपने देश में बढ़ाने का कार्य किया। इसके संबंध में जब फील्ड में यह कार्य हुआ तो हर स्टेट में कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस, कुछ ऐसे एफर्ट्स किए गए जिसके द्वारा कि हम अपने वैक्सीनेशन के इस कार्यक्रम को बढ़ा सकें। जिस तरह बिहार में एक अधूरा दो से पूरा एक कैंपेन लॉन्च की गई, टीका एक्सप्रेस या टीका वाली नाव, और विमेन डे में इससे संबंधित कैंपेन, योगा डे में इससे संबंधित कैंपेन। इसी तरह से रिफ्यूजल रेस्पॉन्स टीम, यानी कि जहां पर किसी कारणवश एक हेजिटेंसी थी उनको ओरिएंट करना, मोटर बाइक रिलेटेड वैक्सीनेशन टीम, और साथ ही स्कूल लेवल पर अवेयरनेस जैसे कार्य किए गए। हिमाचल प्रदेश में एक कैंपेन ली गई जिसका नाम दिया गया सुरक्षा के रंग ना होंगे फीके जब समय पर लगेंगे 2 टीके। हरियाणा में इसी तरह बुलावा टोली के द्वारा वैक्सीनेशन टीम के साथ एक विलेज लेवल टीम भी गई जिसने लोगों को मोबिलाइज किया। महाराष्ट्र में इसी तरह कमेटी ऑफ सरपंचेज और जो फील्ड वर्कर्स थे उन्होंने मोबिलाइजेशन का कार्य किया। मणिपुर में रिलीजियस लीडर्स ने सहयोग दिया, और साथ ही बाजार हाट में, मार्केट प्लेसेज में और गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी इससे संबंधित स्पेसिफिक ड्राइव ली गई। साथ ही जो टीम अच्छा कार्य कर रही थी उनको प्रोत्साहन देते हुए डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्जन ने उनको अवार्ड्स भी दिए। आंध्र प्रदेश में इसी तरह कला जाथा और डंडोरा के द्वारा इसकी पब्लिसिटी की गई। झारखंड में नुक्कड़ नाटक और रैंप और वॉल राइटिंग के द्वारा इस कार्यक्रम को बढ़ाया गया। इसी को अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि देश के हर कोने कोने में इस पर कार्य किया गया। जैसे कि कुछ फोटोग्राफ्स हम आपको दिखा रहे हैं, मेहसाना गुजरात में, खेल घड़ी टोला में देवराजनगर में, नाहरगढ़ इन राजस्थान, छत्तीसगढ़, दिल्ली और बिहार। इसी तरह देश के हर प्रांत में इस ड्राइव को एक बहुत ही चित्त शुद्धि से, एक बहुत ही हृदयपूर्वक इसके ऊपर कार्य करते हुए इसको बढ़ाया जा रहा है। साथ ही जब एक स्थाई पर हम टीका कार्यक्रम में आगे बढ़ रहे हैं, हम आपके सामने ग्लोबल सिनेरियो भी प्रस्तुत करना चाहेंगे। इसमें हम आपके सामने सबमिट करना चाहेंगे कि अभी भी ओवरऑल बेसिस पर देश में, दुनिया में सर्ज इन केसेस नोट किया जा रहा है, और जिसमें कि मुख्यतः यूरोप में पिछले एक हफ्ते के अगर केसेस देखे जाए दुनिया के, तो 70% केसेस यूरोप से आए हैं। अगर वीक एंडिंग 28 को देखें तो करीब 2.75 लाख नए केसेस यूरोप में आए हैं, और 29,000 से अधिक डेथ्स पिछले एक हफ्ते में यूरोपियन रीजन में नोट की गई हैं। और उसी के कंपैरिजन में साउथ ईस्ट एशिया रीजन, यानी कि वह प्रांत जिसमें कि इंडिया भी है और ऐसे 11 देश आते हैं, तो वहां पर करीब पिछले एक हफ्ते में केवल 1.2 लाख केसेस आए हैं, जो कि पूरे दुनिया के 3.1% केसेस ही हैं। तो हम देखें कि एक स्थाई पर अभी हमारे यहाँ साउथ ईस्ट एशिया रीजन में केसेस में एक कमी नोट की जा रही है, दूसरे स्थाई पर एक इक्वल चैलेंज के रूप में
यहां हम देखते हैं कि यूरोप में करीब दुनिया के 70% केसेस आ रहे हैं। WHO ने इस सिचुएशन को एनालाइज भी किया और वह एनालिसिस हम आप लोगों के सामने लाना चाहेंगे। जैसे कि WHO ने बताया कि पब्लिक हेल्थ मेजर्स, यानी कि जिस विषय में हम कंटिन्यूस बेसिस पर बात करते रहे हैं, विच इज यूज ऑफ मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, हैंड एंड रेस्पिरेटरी हाइजीन, तो उसके बारे में WHO ने कहा है कि लैक्सिटी इन पब्लिक हेल्थ मेजर्स एक मुख्य कारण है कि जो हमने यूरोप में इन केसेस में बढ़ोतरी नोट की है। अगर आप देखें तो पाएंगे कि जर्मनी में केसेस एक बहुत अधिक तेजी से बढ़ रहे हैं और ऑन ए डेली बेसिस में करीब 75,000 के करीब केसेस भी आ रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम्स में मल्टीपल सर्जेस नोट की गई हैं और करीब 47,000 केसेस अभी आ रहे हैं। फ्रांस में केसेस में एक बढ़ोतरी नोट की जा रही है और बेल्जियम में भी केसेस में एक अधिक संख्या में नोट किए जा रहे हैं, जिसके बारे में मुख्यतः हम ये बताना चाहेंगे कि पिछले 2 महीनों में ही कोविड केसेस और डेथ्स यूरोप में ऑलमोस्ट डबल हुई हैं और जिसका कारण WHO ने एनालिसिस कर जो बताया है वह यह है कि रिलैक्सेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड सोशल मेजर्स, यानी कि यूज ऑफ मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग एंड हैंड एंड रेस्पिरेटरी हाइजीन। साथ ही जब ये रिलैक्सेशन लाए गए और केसेस में बढ़ोतरी नोट भी की गई, तब यह पाया गया कि उसके बाद जब फिर से मेजर्स को इनको इंट्रोड्यूस किया गया तो या तो वह स्लो इंट्रोड्यूस किए गए या जिस लेवल का इंपैक्ट होना चाहिए, जिस लेवल की दृढ़ता होनी चाहिए, उस लेवल से उस पर कार्य नहीं किया गया, जिसके कारण भी वहां पर केसेस में कमी नहीं पाई जा रही है। इसके साथ ही तीसरा मुख्य अंश जो WHO ने बताया है वह यह है कि लो वैक्सीनेशन कवरेज कुछ देशों में और स्पेशली वहां पर जो कि वल्नरेबल पॉपुलेशन है उसका कवरेज न होना भी एक हाई डेथ रेट का कारण है। हम आपके सामने यह डेटा इसलिए लाना चाहते हैं कि हम यह बताना चाहते हैं कि पिछले ऑलमोस्ट 2 साल की इस सतत लड़ाई में हमारे सामने कुछ लर्निंग्स हैं। वह यह है कि जब भी हम देखते हैं कि केसेस कम होते हैं तो कुछ लेवल ऑफ रिलैक्सेशन कम्युनिटी लेवल पर भी हम महसूस करते हैं। जरूरी यह है कि इस चैलेंज को कंटिन्यूस बेसिस पे समझते हुए इसमें कोई भी रिलैक्सेशन हमारे लिए हानिकारक हो सकती है, यह हम आपके सामने सबमिट करना चाहते हैं। इसी संबंध में एक और नया चैलेंज कुछ हद तक हमारे लोगों के सामने आया है, जिसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। एक नया वेरिएंट ऑफ कंसर्न ओमिक्रॉन, जिसका टेक्निकल नेम है B1.1.529, यह दुनिया में नोट किया गया है। इसके विषय में कुछ फैक्ट्स हम आप लोगों के सामने लाना चाहेंगे। उसके बारे में बताने से पहले हम WHO का वह फ्रेमवर्क जिसके द्वारा कोई भी वेरिएंट नोट किया जाता है आपके सामने रखना चाहते हैं। WHO ने बताया है कि कोई भी म्यूटेशन को वह 3 तरीके से एनालाइज करते हैं। एक होता है वेरिएंट्स अंडर मॉनिटरिंग, दूसरा होता है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और तीसरा और सबसे अधिकतम श्रेणी में रखा जाने वाला वेरिएंट ऑफ कंसर्न। तो वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग हम किसको कहते हैं? वह म्यूटेशन जो कि किसी वायरस में पाई जाए जिससे एक सस्पेक्ट है कि वह फ्यूचर एक रिस्क हो सकती है और उसके लिए और एविडेंस की जरूरत है कि उससे क्या हमारा पब्लिक हेल्थ मेजर्स इंपैक्ट होते हैं, क्या हमारे को कुछ और अधिक कार्य करने की जरूरत है, तो उसको हम वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग के रूप में लेते हैं। उसके बाद ही वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि उससे अधिक श्रेणी में अगर कोई म्यूटेशन पाई जाती है तो उसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में बताया जाता है। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट वह म्यूटेशन है जिससे कि ये प्रिडिक्शन हो सकती है कि वो वायरस के कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि वायरस का ट्रांसमिशन, वायरस के द्वारा की जाने वाली बीमारी की सीवियरिटी या वायरस के द्वारा इम्यून एस्केप और डायग्नोस्टिक जो हमारे डायग्नोस्टिक किट्स हैं या हमारी दवाइयां हैं वह उस पर विफल हो जाएं। अगर ऐसा प्रिडिक्शन या सस्पेक्ट हो अगर, तो उस पर्टिकुलर केस को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में बताया जाता है। और ऐसे केसेस जो कि सिग्निफिकेंट ट्रांसमिसिबिलिटी और कम्युनिटी ट्रांसमिशन को बढ़ावा दे सकते हैं, जो मल्टीपल कंट्रीज में मल्टीपल क्लस्टर्स के रूप में हमारे सामने आ सकते हैं और जिससे ओवरऑल एक ग्लोबल पब्लिक हेल्थ को खतरा हो सकता है, उनको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में बताया जाता है। उन वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि सबसे अधिकतम श्रेणी में रखे जाने वाले म्यूटेशन, उन वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट को जिससे कि प्रिडिक्शन के अलावा भी एक डेमोन्स्ट्रेटिव इंपैक्ट भी दिखता है कि यह जो इसमें चेंजेस आए हैं म्यूटेशन में, इससे या तो ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ती है या पब्लिक हेल्थ मेजर्स जो हम ले सकते हैं उनका इंपैक्ट जो है उसका नहीं होगा, उसकी जो डिजीज की सीवियरिटी बढ़ सकती है। जिस तरीके से वह पर्टिकुलर वेरिएंट अगर हमारी बॉडी में इन्फेक्ट करता है
तो जो डिजीज की सीवियरिटी या क्लिनिकल डिजीज की प्रेजेंटेशन है वह और सीवियर रूप में हमारे सामने आ सकती है, या हमारे डायग्नोस्टिक्स हैं, वैक्सीन हैं, थेरेप्यूटिक्स हैं, वो इंपैक्ट हो सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई एक फीडबैक होता है या कोई अंडरस्टैंडिंग होती है तो उसके बारे में उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में बताया जाता है। तो इसी अगर एक फ्रेमवर्क को समझते हुए अब हम आप लोगों के सामने बताना चाहेंगे कि यह ओमिक्रॉन वेरिएंट जो कि दुनिया में नोट किया गया, यह पहले 24 नवंबर को 2 देशों में मुख्यतः, जिसमें कि सबसे पहला केस WHO को रिपोर्ट किया गया साउथ अफ्रीका के गुटांग प्रोविंस से, और दूसरा केस रिपोर्ट किया गया बोत्सवाना से। और जब यह केस रिपोर्ट किया गया WHO को, तो WHO ने इस पूरे डिटेल को एनालाइज किया, और एनालाइज करने के बाद इसको 2 दिन बाद ही यानी कि 26 नवंबर को वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में इसको डिक्लेयर किया। और उसके साथ ही हम देख रहे हैं कि ऑन ए डेली बेसिस, ऑन ए कंटिन्यूड बेसिस, इस पर्टिकुलर वेरिएंट से संबंधित केसेस की दूसरे देशों में भी नोट किया जा रहा है। और जैसे कि 27 को 5 नए देश, 28 नवंबर को 2 देश, 29 नवंबर को 4 और देश, इसी तरह से अगर 1 दिसंबर को देखें तो 9 और देशों में इस पर्टिकुलर वेरिएंट को नोट किया गया। इससे संबंध में हम बताना चाहेंगे कि अगर हम देखें नेक्स्ट, तो हम पाते हैं कि करीब 29 देशों में 373 केस इस ओमिक्रॉन वेरिएंट के अब तक नोट किए जा चुके हैं, और हमारे देश में इसकी ओवरऑल मॉनिटरिंग भी की जा रही है, जिसमें मुख्यतः सबसे अधिक केस साउथ अफ्रीका में है, उसके बाद अधिक केस बोत्सवाना में, नीदरलैंड में, यूनाइटेड किंगडम में, जर्मनी में, पोर्चुगल और घाना ऐसे देशों में नोट किए गए हैं। इसी से संबंध में हम आपसे बताना चाहेंगे कि इस पर्टिकुलर वेरिएंट के बारे में कुछ हद तक ये कहा जा रहा है, जबकि एविडेंस और आनी बाकी है, कि हो सकता है कि ये इंक्रीज्ड इन्फेक्टिविटी हो इसकी, और इसकी इंक्रीज ट्रांसमिसिबिलिटी हो। तो जो इसमें जो म्यूटेशन पाए गए हैं उससे एक प्रेडिक्शन जो डॉक्टर एरिक उन्होंने की है, जो कि अमेरिकन साइंटिस्ट इन वॉशिंगटन है और हार्वर्ड चैन स्कूल से है पब्लिक हेल्थ से, तो उनकी एक प्रेडिक्शन, एक मॉडलिंग के हिसाब से उन्होंने इसके बारे में बताया कि हो सकता है कि 5 गुना अधिक इन्फेक्शियस हो, और जो ये वायरस होता है जहां पर कि मुख्यतः स्पाइक प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं, उसमें इसने काफी हद तक इवन डेल्टा वेरिएंट जो कि लास्ट वेरिएंट दुनिया में एक अधिक संख्या में नोट किया गया, जो कि मुख्यतः प्रचलित हमारा वेरिएंट पूरे दुनिया में इस समय है, उससे भी अधिक स्पाइक लेवल पर इसकी 2 गुना से भी अधिक म्यूटेशन है। उसी एक मॉडलिंग के स्वरूप में उन्होंने जैसे कि दिखाया, हम आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो उन्होंने बताया कि कैसे ये पर्टिकुलर वेरिएंट अपीयर करता है, कि हो सकता है कि ये चाहे बीटा वेरिएंट रहा हो, चाहे डेल्टा वेरिएंट रहा हो, उसको भी ये अधिक गति से आउटपेस कर सकता है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि डे सिंस इमरजेंस, अगर इस ग्राफ में देखें तो मॉडलिंग के द्वारा उन्होंने एक प्रेडिक्शन की है, जिसको फर्दर एनालाइज करने की जरूरत है, जिसको फर्दर और समझने की जरूरत है। तो हम देखते हैं कि जैसे ये रेड लाइन के द्वारा B1.1.529 यह ओमिक्रॉन वेरिएंट है, इसमें बहुत अधिक गति से, अधिक स्पीड से केसेस ओवरऑल आने शुरू हो जाते हैं विजावी डेल्टा एंड बीटा। बट यह एक मॉडलिंग है, इसको और फर्दर समझने की जरूरत है, इसको और एविडेंस के द्वारा हमें इसको एनालाइज करने की जरूरत है। और इसी से संबंध में हम WHO के जो इनपुट्स हैं, इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी और सीवियरिटी के बारे में भी आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। WHO ने बताया है कि इसमें करीब 45 से 52 के करीब ओवरऑल म्यूटेशन नोट की गई हैं, जिसमें से करीब 26 से 32 म्यूटेशन जो हैं वह स्पाइक प्रोटीन से रिलेटेड हैं। और इसमें से कुछ ऐसी म्यूटेशन है जो अभी भी दुनिया में पाए गए जितने वेरिएंट ऑफ कंसर्न थे उनमें भी पाई गई हैं, अल्फा हो, बीटा हो, गामा हो या डेल्टा हो, तो कुछ वेरिएशंस उसमें भी कॉमन हैं। और WHO की जो हमारे को इंफॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से RT-PCR टेस्ट इसमें क्योंकि सीक्वेंस कंफर्मेशन में एक एड कर सकता है, इसको एक मार्कर के रूप में भी हम यूज कर सकते हैं, एंड इट कैन बी यूजफुल इन अर्ली प्रोबेबल डिटेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर म्यूटेशन ऑल्सो। साथ ही उन्होंने कहा है कि चांसेस है कि यह अधिक ट्रांसमिसिबल हो, और इसकी बाइंडिंग एफिनिटी जो हमारे सेल से बाइंडिंग एफिनिटी है शायद कुछ अधिक हो, जिससे कि इसको सेल को अटैच होने में एक चांसेस इसके बढ़ जाते हैं। ट्रांसमिशन के बारे में उन्होंने बताया है कि यद्यपि अर्ली डेटा यह बताता है कि इसका ग्रोथ रेट अभी काफी ज्यादा है, लेकिन कितना ट्रांसमिसिबल है इसके लिए और एविडेंस की जरूरत है। यह काफी अर्ली अंडरस्टैंडिंग है और इसको हमें एविडेंस के बेस पर फर्दर समझने की जरूरत है।
डिजीज सीवियरिटी के बारे में भी उन्होंने बताया है कि रिपोर्ट अब तक आई है उसमें माइल्ड टू सीवियर केसेस पाए गए हैं, लेकिन जैसे कि कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि साउथ अफ्रीका में हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ा है, तो उसमें उनका कहना यह है कि यह जरूरी नहीं है कि हॉस्पिटलाइजेशन ओमिक्रॉन की वजह से ही बढ़ा हो, यह भी हो सकता है कि अधिक संख्या में केसेस आने की वजह से भी अधिक संख्या में लोग हॉस्पिटल में जा रहे हों, तो इससे इंक्रीज सीवियरिटी ऑफ केसेस के बारे में अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, फर्दर एविडेंस की जरूरत है। इसी के साथ ही WHO ने कुछ रिकमेंडेशंस भी दी हैं, जिसमें कि उन्होंने स्पेसिफिकली बताया है पब्लिक हेल्थ एंड सोशल मेजर्स, यानी कि उन्होंने बताया है कि चाहे वह यूज ऑफ मास्क हो, अपने हैंड हाइजीन प्रैक्टिसेस हो, फिजिकल डिस्टेंसिंग का मेंटेनेंस हो, हम हमेशा कहते रहे हैं कि इंडोर स्पेसेस में प्रॉपर वेंटिलेशन हो, हम क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करें और हम अपने आप को वैक्सीनेट कराएं। तो WHO ने क्लियर इंडिकेशन दी है कि यह सारे टूल्स आज भी इस पर्टिकुलर वेरिएंट के लिए एप्लीकेबल हैं। तो हम आपके द्वारा सबसे अपील करना चाहेंगे कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग जो इस वायरस के बारे में आज हम ले सकते हैं वह यह है कि हमारे जो पब्लिक हेल्थ के आज तक के करे हुए कार्य हैं वही कार्य हमें करते रहना है। साथ ही WHO ने यह भी कहा है कि जो हमारा PCR RT-PCR टेस्ट है वह ओमिक्रॉन इन्फेक्शन को डिटेक्ट कर सकता है, और इसमें एक पर्टिकुलर एस जीन टारगेट फेलियर, जो कि सर और फर्दर एक्सप्लेन भी करेंगे, तो एस जीन टारगेट फेलियर नोट की जाती है। तो जो 3 जीन्स के संबंधित RT-PCR टेस्ट होते हैं उसके द्वारा एक प्रोबेबल अंडरस्टैंडिंग कि यह ओमिक्रॉन वायरस म्यूटेशन इस पर्टिकुलर केस में है उसको भी डिटेक्ट करने की संभावना इजी हो जाती है। तो इसके द्वारा भी हम RT-PCR टेस्ट को भी यूज कर सकते हैं, यह भी एक चीज WHO ने हमें बताई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो हमारे क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल हैं, जो हमारी एग्जिस्टिंग दवाइयां हैं, वह इस पर्टिकुलर वेरिएंट के लिए अभी दे रिमेन अनचेंज, वही मेथोडोलॉजी हमें यूज करनी है। वैक्सीन के बारे में उन्होंने बताया है कि अभी इंपैक्ट ऑन वैक्सीन को और एविडेंस की जरूरत है, जिसके बेसिस पे समझने की जरूरत है कि उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। और उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि अगर ओमिक्रॉन से कोई ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन होते भी हों तो भी हमारे यहाँ जैसे कि एंटीबॉडी रेस्पॉन्स के साथ साथ टी सेल रिलेटेड इम्यूनिटी है, वह इम्यूनिटी इसके लिए यूजफुल होगी। इसमें मुख्यतः जो हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे और आपके द्वारा सबको बताना चाहेंगे कि WHO ने एक बहुत मुख्य बात यह कही है कि वैक्सीन पे हमें ध्यान देना है, और साथ ही वैक्सीन के अलावा भी, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार इस विषय में कहा है कि दवाई भी कड़ाई भी, तो उसी तरीके से यूज ऑफ मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग और हैंड एंड रेस्पिरेटरी हाइजीन भी हमारे लाइफ में उतना ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करें वैक्सीनेशन के बाद भी। तो इस विषय में हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वैक्सीन अलॉन्ग विद वैक्सीन ऑल अदर मेजर्स हैव टू बी कंटिन्यूड। साथ ही देश में जैसे ही हमें इस पर्टिकुलर ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में खबर आई दुनिया से, तो हमने अपनी इंटरनेशनल ट्रैवल एडवाइजरी को थोड़ा और रेस्ट्रिक्ट किया और उसके बेसिस पर कार्य शुरू किया, जिसके बारे में मुख्यतः हम बताना चाहेंगे कि हमने दुनिया के सभी देशों को 2 भागों में डिवाइड किया। कंट्रीज जहां पर या तो अधिक केस आ रहे हैं या ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया है, और रिमेनिंग अदर कंट्रीज। तो हमने यह डायरेक्शन इशू की है या एडवाइजरी इशू की है कि जो कंट्रीज एट रिस्क हैं वहां पर 72 घंटे से पहले वाले टेस्ट के अलावा भी अगर कोई यात्री वहां से आते हैं तो उनको कंपलसरी RT-PCR टेस्टिंग एयरपोर्ट पर करानी पड़ेगी, और अगर उनका रिजल्ट पॉजिटिव आता है तब क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के द्वारा उनका इलाज किया जाएगा, और उसके साथ ही उनका सैंपल जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा कि कहीं उसमें ओमिक्रॉन वेरिएंट तो नहीं है। इसके साथ ही अगर उनका टेस्ट नेगेटिव आता है तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वह होम क्वारंटाइन में 7 दिन रहें, और 7 दिन होम क्वारंटाइन में रहने के बाद 8वें दिन फिर से रीटेस्टिंग कराएं। इसी के साथ ही फिर अगर उनका वहां पर भी नेगेटिव आता है तो वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड क्योंकि 14 दिन माना जाता है, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि उसके बाद भी 7 दिन नेगेटिव होने के बाद भी, यानी कि पूरे 14 दिन के पीरियड के लिए वो सेल्फ मॉनिटरिंग की स्थिति में रहें। साथ ही वह देश जो कि एट रिस्क की कैटेगरी में आज नहीं आते, लेकिन जिस गति से यह वेरिएंट फैल रहा है या ओवरऑल यूरोप या कुछ देशों में अधिक केस नोट किए जा रहे हैं, तो हमने यह भी कहा है कि बाकी देशों से आने वाले यात्रियों को भी 2% लो पैसेंजर्स को हम RT-PCR टेस्टिंग के द्वारा टेस्ट करेंगे, और अगर वे नेगेटिव आते हैं तो उनको 14 दिन सेल्फ मॉनिटरिंग करनी है। यह रिवाइज्ड गाइडलाइंस हमारी 1 दिसंबर से इंप्लीमेंटेशन में आ चुकी है, और अब तक अगर हम सुबह 8 बजे तक का डेटा देखें
तो देश में ऐसी 37 फ्लाइट लैंड की पिछले एक दिन में, और उसमें 7,976 पैसेंजर्स आए जिनको कि आरटीपीसीआर टेस्ट एयरपोर्ट पर किया गया, और उसमें से 10 पैसेंजर्स आरटीपीसीआर पॉजिटिव थे, तो जिनका जीनोमिक सैंपल भी हमने कलेक्ट करके भेज दिया है। इस विषय में हम डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन, डब्ल्यूएचओ की जो एडवाइस है उसको भी हाईलाइट करना चाहेंगे कि डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि हम ब्लैंकेट ट्रेवल बैन ना लगाएं देश, और साथ ही कहा है कि एविडेंस बेस्ड और रिस्क बेस्ड अप्रोच के तहत हम अपनी स्क्रीनिंग ऑफ पैसेंजर्स बढ़ाएं, अपनी टेस्टिंग बढ़ाएं, और क्वारंटाइन रिलेटेड अपनी जो प्रोसेस है उनको और स्ट्रेंथन करें, उसके तहत ही हम लोग कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही इंसाकॉक का एक नेटवर्क हमारे देश में बनाया था, जिसके तहत 37 लैब में हम लोग वेरिएंट डिटेक्ट कर रहे हैं। यहां हम आपसे यह बताना चाहेंगे कि पिछले कुछ माह से, अप्रैल से देश में जो डोमिनेंट म्यूटेशन हमने देखी है वह डेल्टा वेरिएंट और AY सबलिनियज जो डेल्टा का वेरिएंट है वही है, और पिछले 24 घंटे के अंदर हमारे देश में 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस हमारे इस नेटवर्क के द्वारा डिटेक्ट किए गए कर्नाटक में, जिसकी रिपोर्ट कल रात काफी लेट आई थी, जिसको हम आपके सामने रखना चाहेंगे। और वह जो 2 केस हैं उनके बारे में बताना चाहेंगे कि उसमें से एक केस 66 साल के एक मेल है, दूसरा केस 46 साल के एक मेल है, और जैसे कि हमारा प्रोटोकॉल है, ना कि हमारे इंसाकॉग नेटवर्क ने उसको समय पर डिटेक्ट किया, बल्कि एज ए प्रोटोकॉल, एज ए प्रैक्टिस जो हमारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की पद्धति भी शुरू हुई है, और जितने उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट हैं और जितने सेकेंडरी कॉन्टैक्ट हैं उन सबको ट्रेस कर लिया गया है, और उन सबकी टेस्टिंग करके उनको एज पर प्रोटोकॉल हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। आज हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस विषय में एक डिटेल्ड रिव्यू मीटिंग ली थी, उसके बाद स्टेट लेवल पर सेक्रेटरी हेल्थ ने भी उससे संबंधित सारे सेक्रेटरी हेल्थ से डिस्कस किया है। 5 विषय हमने जो फील्ड में फोकस करना है उसके बारे में चर्चा की। उसमें सबसे मुख्य विषय है इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के बारे में, जिसमें हमने कहा है कि सारे सैंपल उनके टेस्ट हों, चाहे वो एट रिस्क कंट्री से हों, चाहे वे दूसरे देशों से हों, और साथ ही जब वह इंटरनेशनल ट्रैवलर कम्युनिटी में चले जाते हैं एयरपोर्ट से बाहर निकलकर, तब भी उनको मॉनिटरिंग कम्युनिटी लेवल पर की जाए। दूसरा विषय जो हमने स्टेट से रिक्वेस्ट की है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऑफ सारे पॉजिटिव पर्सन हो और उनको 14 दिन मॉनिटर किया जाए, उनके सबके सैंपल एज पर नॉर्म जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएं, और कहीं पर भी डेली बेसिस पर मॉनिटरिंग करते हुए कहीं पर भी क्लस्टरिंग ऑफ केसेस हो तो प्रोटोकॉल के हिसाब से उसको मॉनिटर किया जाए। जरूरी है कि जब भी कभी कोई एक केस आता है, तो हमने इससे पहले भी कई बार इस विषय में बात की है कि टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उसको फर्दर स्ट्रेंथन किया जाए, इंश्योर किया जाए कि कहीं पर भी या तो हॉटस्पॉट्स आ रहे हों और अदरवाइज भी केसेस आते हों तो उनको हम अर्ली टेस्टिंग के द्वारा जल्दी पकड़ लें, ताकि वह केस सीवियर में कन्वर्ट ना हो, और उसी के साथ ही आरटीपीसीआर रेशियो, जो आरटीपीसीआर पर जो हमारा फोकस है वह बना रहे, जबकि रैपिड एंटीजन टेस्ट हमारे को अर्ली डिटेक्शन में अदरवाइज भी हेल्प करेगा। इसके साथ ही हमारे लिए जरूरी है कि हम कंटिन्यूड बेसिस पर देश की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करते रहें, और इसके लिए चाहे वे आईसीयू हों, चाहे ऑक्सीजन बेड हों, चाहे वेंटिलेटर हों, और जैसे कि ECRP2 यानी कि इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज 2 के तहत 23,000 करोड़ रुपए जो सैंक्शन हुए थे, और जिसके तहत पिछले कुछ महीनों से देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर फर्दर अपग्रेड किया जा रहा है स्टेट से रिक्वेस्ट करते हुए, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य कंप्लीट किया जाए। हमारे जितने PSA प्लांट्स हैं वह कंप्लीट किए जाएं, उनको ऑपरेशनल स्थिति में रखा जाए। हमारा लॉजिस्टिक, चाहे वो PPEs हों, N95 मास्क हों, चाहे वो ड्रग्स हों, उन सबको कोऑर्डिनेट किया जाए। और सबसे मुख्य विषय जो कि हम आपसे भी अपील करना चाहेंगे, कम्युनिटी सेंसिटाइजेशन, कम्युनिटी लेवल अवेयरनेस। तो जिसके लिए जरूरी है कि हम भय का वातावरण क्रिएट ना होने दें, अवेयरनेस क्रिएट करें। हम ये बताएं कि न्यू वेरिएंट की एविडेंस क्या है और इसके तहत हमें क्या कार्य करना है, और साथ ही हम ये इंश्योर करें कि कम्युनिटी का सपोर्ट जैसे अब तक हमें मिलता रहा है उसी के तहत वैक्सीन कवरेज को बढ़ाएं और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को हम लोग फॉलो करते रहें। इसमें मुख्यतः जैसे कि WHO ने भी बताया है, हमारे एफर्ट्स 5 फोल्ड हैं। रिड्यूस एक्सपोजर, यानी कि हम सबसे पहले ट्रैवलर्स या सर्विलेंस के द्वारा अपने एक्सपोजर को कम करें। सप्रेस ट्रांसमिशन, यानी कि हम इन्फेक्शन को फैलने ना दें। साथ ही हम अपने वल्नरेबल कम्युनिटी के लोगों को कंटिन्यूस बेसिस पर ध्यान रखें, और क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस बनाते हुए मॉर्टेलिटी को रिड्यूस करें। और सबसे इंपॉर्टेंट है
कि हम कम्युनिटी के साथ कंटिन्यूस बेसिस पर एंगेज रहें और इंश्योर करें कि हम कम्युनिटी के सपोर्ट से आगे कार्य करते रहें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार इस विषय में कहा है कि कोविड-19 की बैटल जन भागीदारी जन आंदोलन की है। हमारे लिए जरूरी है, जब हम पिछले ऑलमोस्ट 2 साल से इस बीमारी से लड़ रहे हैं, इस पेंडेमिक से लड़ रहे हैं, इस महामारी से लड़ रहे हैं, तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को हम अपनी लाइफ में एक नए नॉर्मल के रूप में इस्तेमाल करें। हम अपना समय आने पर टीका पहली डोज और दूसरी डोज भी लगवाएं, हमेशा मास्क पहनकर रखें। हमें यह ध्यान रखना है, हम आपके द्वारा फिर से अपील करना चाहेंगे कि वायरस का म्यूटेशन हो सकता है, वायरस का स्वभाव बदल सकता है, लेकिन हर तरीके से हम सबका व्यवहार फिर वही रहेगा। हमारे मेथोडोलॉजी टू मैनेज कोविड-19 प्रेजेंटली स्टिल रिमेन द सेम और उसी पर हमें फोकस बनाए रखना है। धन्यवाद। डॉक्टर भार्गव जी। Thank you very much. As we all know that 2 cases of Omicron have been detected in Karnataka so far through the genome sequencing effort of INSACOG consortium of 37 laboratories established by the Ministry of Health. We need not panic, but awareness is absolutely essential. COVID appropriate behavior is required. Use of masks, hand hygiene, and not going to and not organizing mass gatherings will help breaking the chain of transmission of Omicron. So that is the first point. The second point I would like to emphasize is that increased vaccine uptake is the need of the hour. So do not, and I emphasize, do not delay in getting fully vaccinated. Most important, both doses of vaccine must be ensured for everyone. Thank you. Thank you, sir. Dr. Paul. Thank you. Important points have already been made today, and we brought forth significant information to you. But let's also not lose sight of a very significant achievement that the nation has clocked today. 125 करोड़ वैक्सीन की डोजेज आज पूरी हो गई हैं, लग गई हैं इस देश में, और इसके साथ साथ 84% अडल्ट पॉपुलेशन में 84% का कवरेज सिंगल फर्स्ट डोज का हुआ है, और 49% 49% वयस्क पॉपुलेशन जो है, जनसंख्या जो है हमारे देश में, वो 2 डोज से कवर हो गई है. दिस इज अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट माइलस्टोन एंड वी सेलिब्रेट दैट एंड वी लुक फॉरवर्ड टू कंप्लीटिंग द अनफिनिश्ड टास्क. वी वर आल्सो वेरी प्राउड टू स्टेट दैट हर घर दस्तक कार्यक्रम के अंतर्गत हमने पाया है कि हमें इतनी मेहनत जब करते हैं तो रिजल्ट भी मिलते हैं, साथ भी मिलता है. और जैसे हम देख रहे हैं कि सिंगल डोज में 6% की क्लियर बढ़ोतरी का अपटेक हुआ है, और दूसरे डोज में 12%, जो कि एक हमारा सबका कंसर्न रहा था, उसमें भी बढ़ोतरी हुई है. फिर मोमेंटम और बढ़ा है, और जैसे कि माय डिस्टिंग्विश्ड कलीग्स ने हाईलाइट किया है कि वैक्सीन लगना हमारी बहुत इंपॉर्टेंट ढाल है, हमारी बहुत बड़ी प्रोटेक्शन है इस वेरिएंट के लिए, डेल्टा वेरिएंट के लिए, सब वेरिएंट्स के लिए. तो उस तरफ जो हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें और भी गति आए. हर व्यक्ति, अडल्ट वयस्क, जिसको नहीं फर्स्ट डोज मिली वो फर्स्ट ले, और जिसकी सेकंड डोज ड्यू है वो सेकंड डोज ले. इम्पॉर्टेंट पार्ट जो ओमिक्रॉन के परिप्रेक्ष्य में आया है वो हमें इस तरफ लेके जाता है कि जिन टूल्स का इस्तेमाल करते हुए हमने इस पेंडेमिक की लड़ाई करी है, उन टूल्स को फिर हम पूरी तरह से इस्तेमाल करें, उसमें कोई भी कमी ना हो. इसमें अभी आपके समक्ष रखा गया कि क्या कोशिश करी जा रही है कि इंटरनेशनल ट्रैवलर्स, जो इनकमिंग इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं, उनके ऊपर निगरानी बढ़े, साइंटिफिक अप्रोच से उनकी टेस्टिंग हो, उनकी ट्रैकिंग हो, ट्रेसिंग हो, उसके बारे में आपके सामने प्रस्तुत किया गया. इसी प्रकार कंट्री के अंदर क्लस्टर्स, हॉस्पिटलाइजेशंस, केसेस, इनके ऊपर भी बहुत कड़ाई से और बहुत
इंटेंसिटी से उसके ऊपर काम हो रहा है और उस काम को और परफेक्ट करने के लिए राज्यों के साथ बातचीत करी गई है। हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रिपेयरनेस को भी चिन्हित किया गया है और इस काम में आगे तैयारी जो होनी चाहिए, जो हो रही थी, उसमें भी इंटेंसिटी लाई गई है। विज्ञान की तरफ से इस नई चुनौती को जैसे फेस करना है, जो सवालों के जवाब आज हमारे पास नहीं है, उन सवालों के जवाब के लिए जो काम लेबोरेटरीज में होना चाहिए, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज में होना चाहिए, जीनोमिक सर्वेलेंस से होना चाहिए, उस काम के लिए जो हमारा साइंटिफिक तंत्र है, हमारी लेबोरेटरीज हैं, वो भी इसमें जुट गई हैं। The credit goes to the system that's already been established, that the 2 cases that we refer to have been identified. It demonstrates that systems are there and systems are responding, and of course, as the situation unfolds, we will be informing you. Emphasis on vaccine, emphasis on universal vaccine, which is this mask. किसी भी वेरिएंट को अल्टीमेटली बॉडी में अंदर आना है तो ये मास्क हमें प्रोटेक्ट करेगा। ये एक यूनिवर्सल वैक्सीन है और इस वैक्सीन को अपनाना हमारे लिए और भी लाजमी हो गया है। हमारे देश ने इसको कभी हटाया नहीं, कम नहीं किया, इसके ऊपर एम्फेसिस हमेशा रहा है। और हमने देखा अभी कि जिन देशों ने इसके बारे में अपने आप को लाइटली लिया, वो वहाँ पे मुश्किल हुई और वो इस पे वापस आ रहे हैं, ऑफिशियली भी वापस आ रहे हैं। जो एम्फेसिस वो नहीं दे रही थी, वो समाज, उन्होंने इसको रियलाइज किया है। तो हम फिर याद दिलाना चाहेंगे कि मास्क बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। उसी प्रकार मास्क को अपनाइए जैसे कि हमने ज़्यादा इंटेंसिटी वाली पेंडेमिक सिचुएशन थी उसमें हम करते थे। क्राउड्स को अवॉइड करना है और हवादार माहौल में बैठना है, ये बहुत ज़रूरी है। वेंटिलेटेड प्लेसेस में रहना है। सर्दी के दिनों में हडलिंग होती है, दरवाजे बंद होते हैं, लेकिन ख्याल रखना कि वो जहाँ तक हो सके हवादार माहौल में हम रहें। ओमिक्रॉन के चैलेंज के आने के बाद इस लड़ाई में भय नहीं, जिम्मेवारी, नॉट फियर बट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द मंत्रा दैट वी विल टेक फॉरवर्ड। और साइंस ड्रिवन, एक्सपीरियंस ड्रिवन, प्रिपेयरनेस ड्रिवन अप्रोच से हम इस नई चुनौती का भी मिलकर सामना करेंगे। धन्यवाद। Thank you, sir. We'll now take some questions. Wow. Okay. 126. Okay, good. 106. Two cases. Ranjan Sharma from CNN News 18. The 2 cases of the Omicron variant which have been found in India and Karnataka. Do we know the details of the travelers? Which country were they from? मैम, जैसे हमने आपको बताया, जो 2 केसेस नोट किए गए हैं उनको इससे पहले भी कई बार इस विषय में चर्चा हुई कि हम पर्टिकुलरली केसेस की डिटेल्स पब्लिक डोमेन में नहीं रखते बिकॉज ऑफ प्राइवेसी इश्यूज। लेकिन जो मुख्य इशू हम आप लोगों के सामने बताना चाहेंगे कि हमारे इंसाकॉग के नेटवर्क के द्वारा समय रहते उन केसेस को डिटेक्ट किया गया और जो हमारा प्रोटोकॉल है उसके तहत उनके सारे जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उन सबको मॉनिटरिंग में रखा जा रहा है। तो जो हमारा प्रोटोकॉल है मैनेजमेंट का, वह कार्य कर रहा है। Okay, 106. Timsi Japuria from CNBC TV 18. Sir, firstly, what are the symptoms like of these 2 patients, especially now that we know that 2 patients have been detected with Omicron? Are these mild symptoms? What exactly are the symptoms? What should people actually be careful about in terms of monitoring the symptoms? Also, a specific question to DG ICMR. What about the other cases where genome sequencing is still happening? Because as you said, there are several 37 flights, at-risk flights, which have been noticed, and from there also positive patients have been detected. What happens to them? How soon will genome sequencing or the results, whether they are Omicron positive or not, be known? तो जैसे आपने सिम्टम्स के बारे में बताया, हमने अपनी प्रेजेंटेशन में भी आपको सबमिट किया था कि मोस्टली इन सारे केसेस में जो भी ओमिक्रॉन से रिलेटेड हैं, अभी उसमें माइल्ड के करीब सिम्टम्स ही पाए जाते हैं
और हमारा फोकस होता है कि उस माइल्ड सिम्टम के लेवल पर ही बेस्ड ऑन आवर प्रोटोकॉल हम उसको इंस्टाकॉग नेटवर्क के द्वारा कैच करके उनको ट्रीटमेंट और उसका फॉलोअप करें। तो अभी जितने भी केसेस इस देश में पाए गए हैं और इवन जितने भी केसेस पूरी दुनिया में रिपोर्ट हुए हैं उसमें अभी सीवियर सिम्टम्स नोट नहीं किए गए हैं और WHO ने कहा है कि उसकी इमर्जिंग एविडेंस को स्टडी किया जा रहा है। सर वुड एक्सप्लेन फर्दर, बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे हमारे एयरपोर्ट पर जो नेटवर्क हमने इस्टेब्लिश किया है, तो जो भी एट रिस्क कंट्रीज से फ्लाइट्स आती हैं उनको हम सबसे पहले उनकी थर्मल स्क्रीनिंग होती है, उसके बाद उन सबका RT-PCR टेस्ट किया जाता है। RT-PCR टेस्ट में जो कि पिछले 24 घंटे का जो डिटेल हमने आपके सामने सबमिट की है उसके हिसाब से 10 लोग पॉजिटिव आए हैं। तो जैसे ही कोई केस पॉजिटिव आता है ऑटोमेटिकली उसका होल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल लेकर हर एयरपोर्ट को हमने लिंक किया है एक पर्टिकुलर होल जीनोम सीक्वेंसिंग लैब से, जहां पर वो सैंपल भेजा जाता है और उसकी टेस्टिंग रिजल्ट आते ही उसके हिसाब से कार्य किया जाएगा। ओके, 90। सर मेरा सवाल है कि अब क्या जो बूस्टर डोज के बारे में बात कहा जा रहा है, नया वेरिएंट भी आ रहा है, तो क्या बूस्टर डोज को लेकर आप लोग कुछ सोच रहे हैं? बच्चों की वैक्सीन को लेकर क्या प्लान है सर? और दूसरा ये कि अब केसेस आने लगे हैं दूसरे देशों से, तो क्या फ्लाइट्स बंद करना या वहां से बैन कर देना ये एक ऑप्शन आपको लगता है कि इससे केसेस रुक पाएंगे? सबसे महत्वपूर्ण बात इस ओमिक्रॉन के कॉन्टेक्स्ट में यह है कि ओमिक्रॉन के कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका असर, उसका इम्पैक्ट, ये सब अभी सीखा जा रहा है, समझा जा रहा है, आज देश में ही नहीं सारी दुनिया में। तो इसके वजह से वैक्सीनेशन के डिसीजन या ट्रीटमेंट के डिसीजन या डायग्नोस्टिक टेस्ट के डिसीजन के बारे में जो आज हमने दिखाया है वो करंट स्टेटस है। डायग्नोस्टिक टेस्ट आर वर्किंग, वैक्सीनेशन मस्ट बी पुश्ड बिकॉज इट विल बी प्रोटेक्टिव। दैट्स द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव। जब कुछ नई इंफॉर्मेशन आएगी उस टाइम पे देखा जा सकता है। इसी प्रकार जो सेवेरिटी के बारे में जितना नॉलेज है वो काफी हद तक पब्लिक डोमेन में वैसे भी है, आज भी हमने उसको चिन्हित किया है। इतना बड़ा डिसीजन कि हम पीडियाट्रिक वैक्सीनेशन, इसकी वजह से हमारी स्ट्रैटेजी किस तरफ जाती है, बूस्टर डोज के लिए इसके इम्पेरेटिव्स क्या हैं, ये सारा अध्ययन, जब मैंने कहा कि हम जो वैज्ञानिक पहलू हैं इसके, उसको बहुत ध्यान से स्टडी कर रहे हैं, इसके ऊपर पूरी नजर है। इट्स एन ऑनगोइंग वर्क, इट डजंट हैपन ऑन अ predefined days, or it's an ongoing discussion within our technical and scientific circles and system and committees and the reporting system that we have. All that is being carefully examined. और जैसे जैसे ही जो सिचुएशन जैसे इमर्ज होगी, जो साइंटिफिक तथ्य सामने आएंगे, उनके बेस पे डिसीजंस आगे लिए जाएंगे। नंबर, सॉरी, फ्लाइट बैन हम आपसे इस विषय में बताना चाहेंगे। आपको हमने WHO के एडवाइस के बारे में भी बताया था। तो जैसे सर ने बताया है, सबसे पहले इस न्यू वेरिएंट के बारे में अभी बहुत से तथ्य साइंस के द्वारा सामने आने हैं। तो यानी कि जो भी हम डिसीजन लें फ्यूचर में, वह साइंस क्या कहती है, एविडेंस क्या कहती है और उससे एलिमेंट ऑफ रिस्क क्या डिफाइन होकर हमारे सामने आता है, उसके बेसिस पे डिसीजन लिए जाने चाहिए। और उसी के तहत ही जैसे ही देश में पता लगा कि पूरे विश्व में एक ओमिक्रॉन वेरिएंट ऑफ कंसर्न जिसको WHO ने डेजिग्नेट किया है, हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी उस पर कार्य कर रही है। एडमिनिस्ट्रेटिवली उस पर हाईएस्ट लेवल ऑफ कंट्री पर उसकी मॉनिटरिंग की गई। माननीय प्रधानमंत्री जी के लेवल पर भी उस पर एक डिटेल्ड रिव्यू मीटिंग की गई। माननीय हेल्थ मंत्री के लेवल पर उस पर रिव्यू मीटिंग करके स्टेट से डिस्कस करके हम उसके तहत कार्य कर रहे हैं। नंबर 11। सर, नितिन बोल रहा हूँ DD न्यूज से। मेरा सवाल डॉक्टर सुजीत सिंह से है। सर, 26 तारीख के बाद WHO ने वेरियर्स ऑफ कंसर्न इसको घोषित किया, तब से लेके अब तक कितनी पैसेंजर की स्क्रीनिंग हुई है और कितनी जीनोम सीक्वेंसिंग हुई है, कितने, और उसका क्या रिजल्ट रहा? स्क्रीनिंग की जहां तक बात है, स्क्रीनिंग तो एयरपोर्ट पर जो भी पैसेंजर एट रिस्क से आ रहे हैं वो, और जो पैसेंजर रैंडमली 2% जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की गाइडलाइंस है उसके अनुसार हो रही है।
जहाँ तक आपका सवाल है इंसाकॉक की जो स्क्रीनिंग जो हम सैंपल टेस्टिंग करते हैं, तो अराउंड 883 सैंपल्स हम लोगों ने 26 तारीख की, क्योंकि हम लोगों ने ये ट्रैक करना चालू कर दिया है, और पूरे महीने की बात करें तो हम 6,500 करीब जीनोम सीक्वेंसिंग जो हमारे उसमें सिस्टम में आई है वो हमने नोट की है। और टोटल 26 से अभी तक 883 जी 883 और टोटल अगर नवंबर की बात करें तो हमारे 6,400 समथिंग, और अगर आप पूरे उसकी बात करें तो 1,21,000 से ज़्यादा हम लोग सीक्वेंसिंग कर चुके हैं आज तक, जो हमारे उसमें भी पब्लिक डोमेन में भी हम लोग रखते हैं। 883 सबका सीक्वेंस हुआ है, सबका जो है 100% डेल्टा वेरिएंट आया है। Number 5. सर, जितने भी हम लोग वायरस के वेरिएंट आते रहे, इनको हम रोमन नाम देते रहे, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, कापा। क्या आपको लगता है कि ये वाला जो वायरस है इसका क्रम में ये शी वायरस है? ये देखिए, ये जो नॉमेनक्लेचर दिया जा रहा है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक साइंटिफिक सिस्टम बनाया है, टेक्निकल कमेटी है, बहुत रिस्पॉन्सिबल कमेटी है, और मैं प्राउडली ये भी कह सकता हूँ कि हमारे भी चोटी के साइंटिस्ट उसका हिस्सा हैं। एक पर्टिकुलर तरीके से ये नाम दिए जा रहे थे कि कहाँ आए, उस देश का उस जगह का नाम नहीं आना चाहिए, तो उसको उस तरफ से बनाया गया है। ये उनका फैसला है, उन्होंने उनको स्किप किया है, 2 जो आ रहे थे बीच में। उन्होंने जो इसकी वजह है वो पब्लिक डोमेन में भी डाली है, अवेलेबल है, तो उसके बियॉन्ड अभी कुछ उस तरफ नहीं जाना चाहिए। आज का मेन मैसेज है कि लेट अस नॉट फेयर और पैनिक, लेट अस नॉट फेयर और पैनिक, लेट अस बी इवन मोर रिस्पॉन्सिबल। दैट्स द वे फॉरवर्ड। इट्स एन अनफोल्डिंग सिचुएशन which we are all learning, but we are ready in every which way. So I'm Sushmi De from Times of India. I have 2 questions. Dr. Sujit Singh, if you can tell us how many contacts have been traced so far from these 2 Omicron detected cases. And second is, all of you have emphasized again and again on vaccination. And there have been studies showing that how full vaccination is important as a protection. So, but more than 50% of the population is still, adult population is still uncovered under second. I understand that it is scheduled, but what are the efforts being made? And are you also looking at reducing the gap in any which way, and you think it can be helpful? Thank you. ये एक तथ्य है, एग्रीड अप्रोच है कि इस नए चैलेंज के बावजूद भी वैक्सीनेशन इज द मोस्ट क्रिटिकल tool that we have to use, and we are fortunate that we have that tool in plenty. कोई डाउट नहीं है कि जो वैक्सीन जिस देश में उपलब्ध हैं उन वैक्सीन्स का कवरेज बढ़े, और वो वेरिएंट अभी जो भी हैं इस स्टेज पे जो साइंस हमें बताती है हमें वो इस्तेमाल करने हैं। दूसरा ये भी सोचिए कि कोई वेरिएंट आता है, थोड़ा उसको डेंट करता है, डेल्टा के बारे में भी ये बात आई थी। इट डजंट मैटर, लुक एट द बिग पिक्चर, वी हैव दिस टूल, we must protect every individual, eligible individual with this tool. इसलिए बिल्कुल डिविएट नहीं होना है हमने अपने लक्ष्य से कि 2 डोज लगनी चाहिए। दूसरी बात आती है कि दूसरी डोज ही क्यों और जरूरी है, क्योंकि 1 डोज के बाद हमें फायदा मिलता है। हमने ये डेटा यहाँ साझा किया है कि 2 डोज का फायदा ज्यादा होता है, और इस दशा में तो जितनी भी हम अपने आप को स्ट्रांग कर पाए, अपनी शील्ड को स्ट्रांग कर पाए, जरूरी है। तो दूसरी डोज जिनको ड्यू है, प्लीज वो दूसरी डोज लगाएं, बिल्कुल देर नहीं करें, बिल्कुल हमें देर नहीं करते हैं। वो बैकलॉग जो है वो देश के लिए, अपने लिए तो अच्छा है ही नहीं, देश के लिए भी अच्छा नहीं है। ड्यूरेशन जो है, 1 मिनट, जो ड्यूरेशन की बात है कि कम करें ज्यादा करें, ये फैसले हम आपसे बार बार साझा कर चुके हैं कि साइंटिफिक तथ्यों के ऊपर, डेटा के ऊपर, लोकल डेटा के ऊपर, लोकल जो हमारे वैक्सीन यूज हो रहे हैं उनके ऊपर हम बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से लेते हैं, और उसी तरह से जो आज का डिसीजन है, आज का सिचुएशन है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। हम इसी ड्यूरेशन से सेकंड डोज को आगे बढ़ाएं, यही आपके लिए मैसेज है। कुछ कॉन्टैक्ट्स का कुछ कह रहे हैं।
देखिए कॉन्टैक्ट्स का अभी इसमें भी आपको बताया गया कि हमने कॉन्टैक्ट्स 3 टाइप के हम लोग ट्रेस कर रहे हैं। नंबर 1 प्राइमरी कॉन्टैक्ट, नंबर 2 सेकेंडरी एंड नंबर 3 टर्शरी। जो रिमोटेस्ट कॉन्टैक्ट भी हैं वो इस पूरे केस के ट्रेस कर लिए गए हैं दोनों के। मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा, ये हमारे राज्य सरकार के डोमेन में आता है और इसमें स्टेट सर्विलेंस ऑफिसर्स हमको सहयोग करते हैं। लेकिन हमारे पास जहाँ तक पूरी जानकारी है इसकी, पूरे उसके कॉन्टैक्ट्स ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कर लिए गए हैं। जहाँ तक मैं आपको बताना चाहूँगा, जो सर ने भी अभी कहा कि इंसाकॉग का जो हमारा नेटवर्क है, इसमें हमने पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ कि हम एक स्ट्रैटेजी के तहत करते हैं। जैसे सेंटिनल साइट्स हमने 289 पूरे देश में बनाई हैं। उन सेंटिनल साइट्स से जो हमें सैंपल्स आते हैं, उन सैंपल्स को हम वीकली बेसिस पे जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, कोई सुपर स्प्रेडर इवेंट जहां पे कि एक क्लस्टरिंग ऑफ केसेस हमको मिलती है, उन सब क्लस्टरिंग को हम लोग जीनोम सीक्वेंसिंग के माध्यम से कोशिश करते हैं कि कोई नया वेरिएंट तो हमारे यहाँ नहीं पैदा हो गया जिसने कि एक क्लस्टरिंग को जन्म दिया हो। इसमें नया डायमेंशन ये जुड़ा है जो है एयरपोर्ट स्क्रीनिंग वाला, जो अभी लेटेस्ट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की गाइडलाइन के तहत हम लोगों ने किया है। और उसके तहत हमने जो हमारी इंसाकॉग की लैब ज्यादा एफिशिएंट थी, उन लैब्स को हमने एफिशिएंट से एयरपोर्ट से लिंक किया है। आज की तारीख में 9 एयरपोर्ट पे हमारे अभी फ्लाइट आई हैं। पूरे 30 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को सेंसिटाइज किया जा चुका है। अगर कहीं पे भी कोई ट्रैवल या ट्रांजिट वाला पैसेंजर होगा जो कि एट रिस्क कंट्री से आएगा, और वो लिस्ट भी हमारी डायनामिक है, जैसा कि अभी बताया कि 29 कंट्रीज में आज की तारीख में डिटेक्ट हो चुका है। तो हमारी एट रिस्क की कंट्रीज की जो लिस्ट है वो भी एक डायनामिक रूप से चलती है, और इन कंट्रीज से जो भी लोग आते हैं उनको हम लोग प्रोटोकॉल के तहत एयरपोर्ट पर ही टेस्ट होते हैं। जो पॉजिटिव आते हैं उनके हम आगे के पूरे सीक्वेंस करते हैं, और बाकी लोगों को अगर एट रिस्क कंट्री से अगर आपका ट्रैवल है तो फिर आपको, जैसा पहले स्ट्रेटेजी हमारी चलती थी, कम्युनिटी में ट्रेसिंग उनकी करते हैं आईडीएसपी के माध्यम से, और उनको आईसीएमआर के प्रोटोकॉल के तहत 8th डे और उसके बाद टेस्टिंग के बाद उनको 7 डे एडिशनल सेल्फ मॉनिटरिंग की हिदायत दी जाती है, जिससे कि टोटल 14 डेज फॉलो अप हो जाए। 156. So this is Monica from the Hindu Business Line. So many experts are saying that Covaxin might be more effective than the other vaccines. So I want to know from the ICMR head, what are his views on that? And also, is India working on any new vaccine to deal with this new variant, Omicron? And also, what is the status on Zydus Cadila Zycovid vaccine? When will it be launched, and which are the states which you are targeting in the first phase? So the scientific understanding indicates that a whole killed virion-based vaccine may have a wider antigenic presentation and a broad spectrum of effect. That is the scientific against the newly emerging variants. This is the scientific understanding at the moment, but we have just had considering the number of Omicron cases infected individuals, we have detected only 2 at the moment. So unless we are able to isolate the virus, unless we are able to culture the virus, unless we are able to test in a laboratory setting the effectiveness of the vaccines, it is premature to comment on that. दूसरे वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स भी सवाल आपने कहा कि इसमें कोई स्ट्रैटेजी बदलनी है या नहीं बदलनी है। जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपने तरीके से इस इश्यू को एग्जामिन कर रहे हैं, और जैसे जैसे साइंटिफिक फैक्ट्स और डेटा इंफॉर्मेशन अंडरपिनिंग्स ऑफ दिस वायरस वेरिएंट समझ आएंगी, वो उस काम पे लगेंगे। बट आवर वैक्सीन एंटरप्राइज एंड मैन्युफैक्चरर्स आर वेरी अलर्ट टू ऑल दिस इश्यूज एज दे इमर्ज। सर एक क्वेश्चन है कि ये जो दोनों केसेस आए हैं, ये दोनों क्या डबल वैक्सीनेटेड यानी कि फुली वैक्सीनेटेड थे या नहीं? दूसरा सवाल सर, क्वेश्चन मेरा सुजीत सर से है। सर, ये जो केसेस आए हैं, क्या ये बाहर से ये ट्रैवलर्स हैं या इंडियन ओरिजिन है, बाहर की इनकी हिस्ट्री है, या फिर इंडिया के थे पहले से ही? मतलब क्योंकि कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि एमपी, जम्मू या फिर कर्नाटका की अगर हम बात करें, यहाँ पर क्लस्टर केसेस जो हैं वो देखे गए हैं। Dr. Sujit Singh answers, I would like to emphasize the same point which I have said so many times, that these vaccines are disease-modifying vaccines. These vaccines, anywhere across the world, are not disease-preventing vaccines.
more important to remember is to take the full doses of the vaccine. We have shown from the data of the Indian data and the vaccine tracker that after first dose, 96% death is prevented. After second dose, 98.8% death is prevented. So, however, the public health priority is to get adequate coverage of the eligible adults with the 2 doses of the vaccine. Wait. मैम, इससे पहले इन दोनों जो ओमिक्रॉन पॉजिटिव केसेस हमने आपको बताया है, हमने आपको अभी भी बताया है कि हम माइक्रो डिटेल में किसी पर्टिकुलर केस के बारे में यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहेंगे। हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि जो दो केस पाए गए हैं, उन दोनों केसेस को ओवरऑल प्रोटोकॉल के हिसाब से मैनेज किया गया है, उनके कॉन्टैक्ट ट्रेस किए जा रहे हैं। आपने जैसे इससे पहले पूछा, केसेस माइल्ड थे, उनमें कोई सीवियर सिम्टम नहीं थे और ओवरऑल किया जा रहा है। अगर आपको इससे अधिक कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो पब्लिक फोरम के अलावा हम आपको सेपरेटली देना पसंद करेंगे। आपने जाइकोव डी के बारे में पूछा था, तो हम बताना चाहेंगे कि इसके बारे में ये 3 डोज वैक्सीन है और इसको एक पर्टिकुलर जेट इंजेक्टर के द्वारा दी जाती है। इससे संबंधित ट्रेनिंग जो है स्टेट लेवल पर की जा चुकी है। शुरू में 7 स्टेट्स में ये इंट्रोड्यूस की जाएगी और उससे संबंधित जिलों में और जो उससे संबंधित कार्य कर रहे हैं वह कार्य किया जा रहा है। We'll take number 10. Number 10. So that was actually my question. Healthcare workers who got vaccinated in January this year and got their second dose, because all vaccines were then given at 28 days, they are completing 10 months this month. So what is the plan for booster doses for healthcare workers? And also, sir, understanding the fact that these are disease-modifying vaccines, do we have any estimate of what is the number of breakthrough infections? Because now we have 50% of the population almost that's fully vaccinated, eligible population. We still have 9,000 cases a day. So what is the percentage of breakthrough infections that are happening after 14 days of the second dose? So the second question first. Breakthrough infections के ऊपर जो data है, एक stage पे हमने यहाँ share किया था. We can bring the updated information once again, no issue, because that's being tracked. But we don't see any red flag there, but we need to see more periodically, and that's in any case being watched, but we don't have the data today. It can be provided. In the past, we have shown that the breakthrough rates are very low, extremely low, even in the health provider community. The rates are in the range of 2%, 5%, and occasionally higher than that, but overall rates are very low. And we should have, we will provide more updated information. On the issue of boosters, I've already answered. I said the scientific reasoning for providing boosters, at what timing, for which vaccine, all that is under examination. Currently, let's be very clear, our priority is very focused. Priority is complete the task of vaccinating all adults with both the doses. Those not received first dose, please ensure we have the first dose, and then we please ensure that the second dose is taken by everybody. This is the goal, this is the focus, and this is the strategy that will give us the best dividend at this point in time in our fight in this pandemic. Here is a question. I am Sandeep from Vartaman newspaper. मेरा क्वेश्चन ये है, ये जो 2 ओमिक्रॉन केसेस पाया गया है, भविष्य में और बढ़ेगा, तो इसको देखते हुए क्या फिर लॉकडाउन का कोई प्लान है? ऐसा बिल्कुल ही ज़रूरत है ही नहीं। अभी हम जिस सिचुएशन में आपके सामने ओवरऑल पैंडेमिक सिचुएशन हमने प्रस्तुत करी है, which is very much under, as you can see, under control. नई चुनौती है, उसका भी मुकाबला कर रहे हैं, जोर से करेंगे। सारे टूल्स हैं हमारे पास मौजूद, और जैसे मैंने कहा, पैनिक नहीं, भय नहीं, फियर नहीं, जिम्मेवारी। हम सबकी जो जिम्मेवारी अब और बढ़ गई है कि इस फाइट में एक नई मोड़ आया है,
एक नई चुनौती है, इसको हमने सबने जिम्मेवारी से भी पूरा करके लड़ाई करनी है। और सबसे बड़ी जिम्मेवारी सिटीजन्स के लिए, नागरिकों के लिए है कि हम मास्क पहने, दूरी बनाए रखें और वेल वेंटिलेटेड जगह पर रहें, भीड़ नहीं करें। मास्क इज द यूनिवर्सल वैक्सीन। थैंक यू। Sir, I would Thank you, like to sir. add- We'll now close the press conference. Thank you, friends. Well, that was the Health Ministry's press conference.